हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, जैसा कि आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का एग्जाम आने वाला है, कल ही है आपका एग्जाम 10 दिसंबर को। सो उसके लिए मैं आपके लिए एक वन शॉट वीडियो ले आई हूँ, जिसके अंदर मैं आपकी लास्ट रिवीजन कराने वाली हूँ यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर की। इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी रिविज़न कराने वाली हूँ मैं। और एक और बात, आपका जो इसका फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, होमर का जो ओडिसियस वाला चैप्टर है, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दी है। सो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप देख लेना। बाकी हम इस वीडियो में जो आपके 3 चैप्टर हैं इसके अंदर, बाकी के वो सब इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो बहुत बड़ा था, तो उसे एक ही वीडियो में सारी कंप्लीट करना मुश्किल था, इसलिए मैंने पहले ही आपका चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दी। उसके बाद अब मैं ये 3 जो बचे हुए हमारे चैप्टर्स हैं, एरिस्टोटल पोएटिक्स और एंटीगोन्स, और जो लास्ट का चैप्टर है ये लिसिस्ट्राटा वाला, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना विदाउट स्किप करें। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो स्टार्ट करते हैं अब हम। सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो एरिस्टोटल पोएटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये जो चैप्टर है मैं इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाने वाली हूँ, ताकि आपकी एक भी चीज़ छूटे ना और आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बना के लिख सकें। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला है आपका एरिस्टोटल द फिलोसोफर। तो जो हमारे एरिस्टोटल हैं ये बहुत ही ग्रेटेस्ट फिलोसोफर थे ग्रीक के अंदर। ठीक है। और इनका बर्थ हुआ था 4th सेंचुरी में, और स्टेग्रा नाम की जगह पे, जो कि मैक्डोनिया में थी। ठीक है, ग्रीक के अंदर। और ये मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार थे, मतलब इनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है। और जब ये 18 ईयर्स की थे, इन्होंने प्लेटो की एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था एथेंस के अंदर। और इनके अंदर जो आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल और विट थी, उसे देख के सब लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार टाइप के थे। और जो हमारे एरिस्टोटल है, इनका इंटरेस्ट वेरियस डोमेन में था, जैसे कि फिजिक्स में भी था इनका इंटरेस्ट, मेडिसिन में था, साइकोलॉजी में था, पॉलिटिक्स में था, पोइट्री में था, ड्रामा में था, और एस्ट्रोनॉमी में भी था, और लॉजिक में भी था, हिस्ट्री में भी था, रिटोरिक में था, बायोलॉजी में था, एथिक्स में, नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब कि ये जो एरिस्टोटल थे ये वन ऑफ दी ऐसे इंसान थे जो कि जिनका इंटरेस्ट वेराइटी ऑफ डोमेन्स में था, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे थे ये। और अगर मैं इनकी अर्ली लाइफ की बात करूं एरिस्टोटल की, एरिस्टोटल के फादर का नाम था निकोमेस, और ये जो निकोमेस थे ये किंग एमिनटस 3 के कोर्ट में एक फिजिशियन का काम करते थे। ठीक है। जो एमिनटस किंग थे वो 4th सेंचुरी में रूल करते थे उस टाइम पे मैक्डोनिया के अंदर। ठीक है। और शुरुआत से ही एरिस्टोटल जो थे ना, वो मतलब अच्छी लोगों की संगति में रहते, क्योंकि ये होता है ना कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हमारा जो माइंड है उस हिसाब से वर्क करता है, उसी हिसाब से हमारा माइंड इन्फ्लुएंस्ड होता है। उसी तरह इनका भी जो आसपास का एरिया था बहुत ही अच्छा था, पढ़े लिखे लोग थे इनके आसपास, तो शुरू से ही ये काफ़ी समझदार थे, और इनका जो बाकी इनके जो थॉट्स हैं वहीं से ही इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। मतलब अच्छे लोगों की संगति ने इनके जो आइडियाज़ और थॉट्स हैं उन्हें शेप देने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और इनके जो फादर थे वो 367 के बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद एरिस्टोटल ने प्लेटो की एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पे, और उन्होंने 20 साल तक प्लेटो के स्टूडेंट बन के रहे थे, और उनके साथ उनके कोलीग बन के भी रहे थे, मतलब उनकी हेल्प करने वाले। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है, जो प्लेटो की फिलोसफिकल डिबेट्स होती थी उस टाइम पीरियड में, उसके अंदर जो एरिस्टोटल है उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा था उस टाइम पे। ठीक है। और जो एरिस्टोटल थे उस टाइम पे उन्होंने जो अपना काम स्टार्ट करा था उस टाइम पीरियड में, उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो रचनाएं उन्होंने लिखी थी, अपनी जितनी भी पोएम्स वगैरह जो कुछ भी है राइटिंग की थी, वो सब मतलब या तो समय के साथ खो गई और बहुत सारी डिस्ट्रॉय भी हो गई। ठीक है। उनकी जो शुरुआत थी, जो उनका काम स्टार्ट हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अपने जो सर थे, मतलब प्लेटो, क्योंकि उन्होंने प्लेटो की एकेडमी में एज ए स्टूडेंट मतलब पढ़ाई की थी। तो उनके जो काम थे वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड होते थे प्लेटो की जो थ्योरीज हैं उनसे। ठीक है। उससे रिलेटेड होते थे उनके। अगर हम और एरिस्टोटल के वर्क के बारे में बात करें, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में एरिस्टोटल ने अराउंड 400 बुक्स लिखी हैं। ठीक है।
और उनके टॉपिक्स होते थे जैसे कि ह्यूमन नॉलेज के ऊपर, और उनके कुछ नोटेबल वर्क्स भी हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। सो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे उन पे भी। सो उनके जो वर्क्स थे जैसे कि कैटेगरी उनकी एक बुक थी, ठीक है, और डी इंटरप्रिटेशनल और प्रायर एनालिटिक्स, पोस्टीरियर एनालिटिक्स, सफिस्टिकल रेपुटेशन, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, डी एनिमा और हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, मेट्रोलॉजी, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारी बुक्स इनकी थी। और इन्हें ना डिडक्टिव नॉलेज के इन्वेंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि और इन्होंने थ्योरी ऑफ टेलीलॉजी को भी इन्वेंट किया था। और इन्होंने ना साइंटिफिक रिसर्चेस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, थियोरिटिकल जो साइंस होती है वो एक्सप्लोर करती है नॉलेज को फॉर इट्स ओन शेक, मतलब उसके खुद के लिए। और जो प्रैक्टिकल साइंस होता है उसका एम होता है रिसर्च करना उन एस्पेक्ट्स को जो कि डील करते हैं एक गुड कंडक्ट और विक्टोरियस एक्शंस के साथ। और जो प्रैक्टिकल साइंस है वो ये देखती है कि जो कंडक्ट होते हैं और गुड डीड्स होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की एज वेल एज सोसाइटी में भी, ये सारी चीज़ें जो गुड डीड्स होती है उसके अंदर वो प्रैक्टिकल साइंस के अंदर आती है। और अगर अदर वर्क्स की इनकी बात करें तो इनका एक और चीज़ में मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है रेटोरिक के अंदर। अब रेटोरिक क्या होती है, ये एक मतलब बोलने की एक स्किल्स होती हैं, ठीक है, स्पीक करने की, मतलब एक इन्फ्लुएंस तरीके से बोलना, पीपल जिससे इम्प्रेस हों, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उस चीज़ को सुने, ठीक है। तो उसके अंदर आती हैं ओरेटरी स्किल्स, जिसके अंदर आर्ट ऑफ डिलीवरी गुड स्पीचेस और स्ट्रेटजीज ऑफ पर्शियन इन स्पीचेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और ये इस बारे में भी बात करते हैं कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं इमोशंस को और डिक्शंस को, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिटोरिक होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर दे रखा है, नेक्स्ट है एरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो जो हमारे एरिस्टोटल हैं वो 343 BC के अंदर एरिस्टोटल गए थे पेला में। पेला कहाँ पर है, वो मैकडोनिया की कैपिटल है, ठीक है। सो उस टाइम पे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को उन्होंने मतलब टीचिंग्स दी थी, वो उनके टीचर थे, मतलब मेंटोर थे वो उनके अलेक्जेंडर के। सो आपने सुना भी होगा कि एरिस्टोटल्स की काफ़ी सारी टीचिंग्स से इन्फ्लुएंस्ड होके अलेक्जेंडर ने बहुत सारे काम करे थे, ठीक है। और अराउंड 336 BC के अराउंड जो अलेक्जेंडर था वो सिंहासन पर बैठ गया था, ठीक है। और उसके बाद एरिस्टोटल वहाँ से चले जाते हैं एथेंस के लिए वापस, और फिर 8 साल तक वहीं पे वो एसोसिएट रहते हैं। और जो बहुत सारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये नोट किया था कि जो अलेक्जेंडर है वो मोस्टली इन्फ्लुएंस रहा है उसके टीचर की टीचिंग से, मतलब उसके जो डिप्लोमेटिक जितने भी डिसीजंस रहे हैं वो ज़्यादातर एरिस्टोटल की टीचिंग से रिलेटेड होते थे, ठीक है, उनसे ही इन्फ्लुएंस होते थे। और अलेक्जेंडर की जो पॉलिटिकल लाइफ है वो उसकी एरिस्टोटल की टीचिंग से ही, जो एरिस्टोटल ने टीचिंग्स में बताया है उसी के अकॉर्डिंग उसने रूल करा है, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट है हमारा द लीसियम। सो इस टॉपिक में बताया है कि जब एरिस्टोटल एथेंस वापस आ जाते हैं तो एथेंस में वापस आने के बाद जो एरिस्टोटल हैं वो अपना खुद का एक स्कूल एस्टेब्लिश करते हैं एथेंस के अंदर लीसियम नाम से। सो इनका जो लीसियम नाम इन्होंने रखा है अपने स्कूल का, ये एक गॉड अपोलो हैं जिनका नाम लिकोइस होता है। सो उसी के नाम से डेडिकेट होके ये अपने स्कूल का नाम लीसियम रखते हैं, ठीक है। ग्रीक के अंदर कोई होती होंगी इनकी गॉड अपोलो, तो उनसे ही रिलेटेड मतलब उनसे ही डेडिकेट होके इन्होंने नाम रखते हैं, ठीक है। सो जो लीसियम है उसके अंदर मतलब जो लीसियम नाम का जो स्कूल इन्होंने खोला है उसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, मतलब उसके अंदर बॉटनी पढ़ाई जाती थी, बायोलॉजी, लॉजिक, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी और मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, इथिक्स, थियोलॉजी, रिटोरिक, पॉलिटिकल हिस्ट्री, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड द आर्ट, ये सारे सब्जेक्ट मतलब पढ़ाए जाते थे इनके स्कूल में। जैसे कि इनका खुद का इंटरेस्ट भी था इन सारे डोमेन्स में, सो इन्होंने अपने स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट रखे, ठीक है, क्योंकि इनका खुद का इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो इन्होंने नेक्स्ट 12 ईयर्स इसी स्कूल में मतलब बच्चों को पढ़ाया एरिस्टोटल ने। और यहाँ पे इन्होंने न्यूमरस लेक्चर्स दिए, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स दिए और बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया और साइंटिफिक रिसर्च की बहुत सारी। और
इनके जो पढ़ाने का तरीका था उससे मतलब बच्चे भी खुश रहते थे। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। सो बच्चे ज़्यादातर इनसे पढ़ना चाहते थे। मतलब ये स्टूडेंट्स अगर इनसे कोई क्वेश्चन करते थे तो वो उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, सारी चीज़ें अच्छे से बताते थे। सो बच्चों को भी अच्छा लगता था इनसे गाइडेंस लेना। और ना एरिस्टोटल की एक हैबिट थी कि ये जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते थे स्टूडेंट्स को, सो ये चलते रहते थे। मतलब वॉक करते करते पूरा, मतलब एक हाथ में कैंपस ले लिया और फिर पूरा मतलब घूमते घूमते समझाते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को मतलब जो घूमते घूमते समझाते थे इसको प्रीपेटिंग स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है द स्कूल ऑफ स्ट्रोलिंग फिलोसफर। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंटली जो एरिस्टोटल की फिलॉसफी थी उसे पैरापेटिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर द गोल्डन मीन। तो एरिस्टोटल का मानना था कि अगर कोई इंसान मतलब मॉडरेशन मतलब होता है संयम के साथ जिए तो वो अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से जी सकता है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान अपनी इमोशनल थिंकिंग्स और मतलब कि जो उसके इमोशंस है उसको बैलेंस करके रखे, मतलब एक स्टेबिलिटी के अंदर लाए, तो जो गोल्डन मीन है उसकी हेल्प करता है एक बेटर लाइफ जीने में। मतलब जो पहले से वो जी रहा है उससे भी बेटर लाइफ उसकी हो जाएगी उससे। और इनका ये भी मानना था कि अगर कोई इंसान अपनी जो लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको एक तरफ साइड रख के एक बार तो ज़रूरी अपनी लाइफ का जो एक मिडल रास्ता होता है, मतलब जो एक बैलेंस्ड सिस्टम होता है उसको अपने लाइफ में आजमाए, मतलब लाए, ढूंढे उस चीज़ को, तो उसको उसकी लाइफ और ज़्यादा बेटर बनाने में वो हेल्प करता है। ठीक है, जो मिडल रास्ता होता है, मतलब कि कोई भी इंसान को अपने ऊपर इमोशंस को अपने ऊपर बिल्कुल भी कभी भी हावी नहीं होना देना चाहिए, ये चाहते हैं। और ये कहते हैं कि अगर हमने एक बार अपना गोल्डन मीन खोज लिया तो उसके बाद हमें, तो गोल्डन मीन की हेल्प से ये होता है कि इंसान ना तो कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा करता है, मतलब बहुत ज़्यादा करता है, और ना ही बहुत कम करता है। मतलब एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे ले लीजिए कि कोई इंसान ना तो ज़्यादा खर्चीला है, मतलब ना ज़्यादा खर्च करता है, और ना ही बहुत ज़्यादा कंजूस है। ठीक है, मतलब एक स्टेबल लाइफ जिएगा तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। सो वो यही चीज़ समझाना चाहते हैं गोल्डन मीन के थ्रू कि लाइफ को स्टेबल और बैलेंस करके चलना चाहिए। तो उससे जो हमारी लाइफ है और भी ज़्यादा बेटर बनती है और हमें और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है हमारी लाइफ से, और ज़्यादा हम खुश रहते हैं। ठीक है, और जो गोल्डन मीन होता है उसे एक बार तो ज़रूर अचीव करना चाहिए इंसान को, तभी उसकी जो लाइफ है वो बेटर बन पाएगी। और हमारे जितने भी, मतलब एरिस्टोटल कह रहे हैं कि अगर हम एक बार गोल्डन मीन को खोज लेंगे उसके बाद जो हमारे जितने भी पाप है, मतलब सीन है, और जो इतना भी बुराइयां हैं वो हमसे दूर चली जाएंगी। नाउ हमारा गोल्डन मीन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम समरी ऑफ पोएटिक्स को। सो इसके अंदर जो पोएटिक्स है वो मतलब बहुत सारे रिटन टेक्स्ट में मिली है एशियन टाइम में। ठीक है, सो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये मतलब ये बिलीव करते हैं कि जो एरिस्टोटल्स की जो पोएटिक्स लिखी गई हैं वो 330 BC के अराउंड लिखी गई है। और स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ये चीज़ मानते हैं कि जो हमारी पोएटिक्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं स्टडी करने के लिए ह्यूमैनिटीज़ को, एस्थेटिक्स को। और इनकी जो डेट्स इन्फ्लुएंस्ड हुई हैं वो इन्फ्लुएंस हुए रिनेंसिस से। ठीक है, और एरिस्टोटल के वर्क की बात करिए तो एरिस्टोटल ने ट्राई किया है फंडामेंटल इश्यूज़ के ऊपर कंसर्न करने का, जैसे कि आर्ट हो और एस्थेटिक्स हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं और एक्सप्लेन किए आर्ट को। ठीक है, और उन्होंने जो पर्टिकुलर आर्ट वर्क होता है उसको भी डिटरमाइन करा है। और जो एरिस्टोटल्स ने ना जो प्लेटो की जो थ्योरीज थी पोएटिक्स के अंदर उसमें भी उनको रिप्लाई किया है, क्योंकि उनकी कुछ पोएट्रीज़ में मिस रिप्रेजेंटेशन दी है। ठीक है, जो एक्चुअल वर्ल्ड है उसके बारे में। ठीक है, मिसलीड किया है पीपल्स को एंड इमोरल किया है उन्हें। ठीक है, क्योंकि जो पोएटिक्स होती हैं एरिस्टोटल ने उन्हें एक अलग ही स्टैंड पॉइंट से समझा है। ठीक है, तो जो हमारे एरिस्टोटल है उनका मानना है कि जो पोएट्स होते हैं और उनकी जो आर्टिस्टिक्स वर्क होते हैं वो सिर्फ इमिटेशन नहीं होती। इमिटेशन मतलब होता है नकल करना, जो हमारी रियल लाइफ की जो हमारी जो जितने भी काम होते हैं हम जो भी करते हैं अपनी रियल लाइफ में, सो एक पोएम जो होती है उसके अंदर वो पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं। ठीक है, सो जो हमारा प्लेटो है वो कहता है कि ये जो पोएम्स वगैरह होती हैं, पोएट्स जो लिखते हैं ये सारे ना इमिटेशन करते हैं, मतलब कि नकल करते हैं, जो रियल लाइफ की चीज़ें होती हैं उनसे नकल करते हैं। सो इसी चीज़ के लिए रिप्लाई देते हुए हमारी जो एरिस्टोटल है उन्होंने ये बात कही है
कि जो हमारे पोएट्स होते हैं उनकी जो पोइट्री होती है आर्टिस्ट और जो उनका आर्टिस्टिक वर्क होता है वो सिर्फ दिखाने के लिए इमिटेशन नहीं होती है, मतलब सिर्फ मटेरियल ऑफ वर्ल्ड नहीं होता है। वो साथ में जो आर्टिस्ट होते हैं और जो पोएट्स होते हैं उनका जो खुद का जो एक इंडिविजुअल व्यू होता है वर्ल्ड की तरफ वो दिखाते हैं उसकी तरफ, ठीक है। और वो ये भी बिलीव करते हैं जो हमारी पोइट्री होती है इसके पास ना एक एबिलिटी होती है जो ह्यूमन बीइंग्स की इमोशंस को दिखाती है और उनकी सोल को प्यूरिफाई करती है और एज अ इमोशनल बैलेंस उनकी लाइफ में काम करती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर उन्होंने मीडियम ऑफ इमिटेशंस बताए हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशंस बताए हैं, ठीक है। इमिटेशंस मतलब नकल करना। सो जो मीडियम ऑफ इमिटेशंस है इसके अंदर बताया है एरिस्टोटल ने कि हमारी लाइफ में बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम इमिटेट करते हैं, ठीक है। और जो पोइट्री है उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट फंडामेंटल मीडियम होता है इमिटेशन का, ठीक है। सो जो अदर आर्ट वर्क्स होते हैं जैसे कि म्यूज़िक होता है, डांस होता है और मोर जो बहुत सारे मेथड्स होते हैं इमिटेटिंग करने का लाइफ को, ठीक है। उनके अंदर ना एक एम्प्लॉय इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे जाते हैं, बॉडीली मूवमेंट्स ऑफ डिपिक्ट लाइफ, ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। बट जो पोइट्री होती है वो सिर्फ अकेली एक पोइट्री होती है जिसके अंदर सिर्फ लैंग्वेज और लैंग्वेज के थ्रू हमारी जो लाइफ है उसको इमिटेट करा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन के अंदर क्या बता रखा है इन्होंने बता रखा है कि क्या पोइट्री और डांस और म्यूज़िक, ड्रामा और भी जो अदर आर्ट होती है इमिटेट करने की लाइफ को, वो इमिटेट करती है जो ह्यूमन बीइंग्स के एक्शंस होते हैं उनको, ठीक है। और ये बताते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं इस बात पे कि जो इमिटेटिंग एक्शंस होते हैं और जो आर्ट रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्शंस के थ्रू मैन की, ठीक है, ये डिफाइन करती है जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की एक्चुअल लाइफ होती है उस चीज़ को दिखाती है, ठीक है। और हमें खुद को समझने में हेल्प करती है वो, मतलब जब कोई इंसान कोई पोएम पढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को खुद से रिलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। एरिस्टोटल कहते हैं कि हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, मतलब कि एक तो होता है उसकी नेगेटिव साइड और एक होता है पॉजिटिव साइड। तो दोनों ही चीज़ें होती है इसके अंदर। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है होमर के जो काम है उनको ज़्यादातर पॉजिटिव राइट में रखा जाता है और जो दूसरी तरफ एक और है निकोचरस, इन्हें दिखाया जाता है एक वॉर्स वे में दिखाया जाता है इन्हें, गलत नेगेटिव राइट में, ठीक है। सो एरिस्टोटल कॉमेडी और ट्रेजेडी के बारे में बताते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये भी बताते हैं। ये बताते हैं जो कॉमेडी होते हैं, मतलब जो एरिस्टोटल है उनका मानना है कि कॉमेडी मतलब नेगेटिव वे में है, मतलब ज़्यादा हमें सिखाती नहीं है, मतलब उनका मानना है ट्रेजेडी बेटर है कॉमेडी से, ठीक है। और इन्होंने मोड्स ऑफ मैनर्स बताए हैं, मतलब इमिटेशन के, ठीक है। सो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे वेरियस मोड्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू जो पोएट हैं वो इमिटेट करते हैं। सो पहला जो है वो है कि पोएट जो होते हैं वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं नरेशन के लिए। पोएट क्या करते हैं, पोएट किसी और की पर्सनैलिटी को एक्ट करते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, सेकेंडली पोएट जो होते हैं वो अपने खुद के माइंड से नरेट करते हैं, ठीक है, और एज द फर्स्ट पर्सन नरेटर होता है, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ होती है कि जो पोएट होते हैं उनका जो काम होता है वो होता है कि कैरेक्टर्स की जो लाइफ है और उनकी जो एक मतलब पर्सन को ऑब्जर्व करने की जो एक टेक्निक्स होते हैं, थर्ड पर्सन नरेटर होता है, मतलब उसके अंदर वो सारी चीज़ें वो उसके अंदर शो करते हैं। और आगे एरिस्टोटल बताते हैं कि किसी भी ट्रेजेडी को इम्प्रूव करने के लिए, उसे शेप करने के लिए वेरियस फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि ड्रामेटिक प्लॉट होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, एम्बिक वर्सेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी साइड कॉमेडी में जो इमिटेशन होता है एक्शंस का, ठीक है, वो लोअर टाइप मैन करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जिस तरीके से आप एक तरीके से समझ लीजिए एग्जांपल जोकर का, सो उसका लोअर टाइप मैन की तरफ हम ले सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं बैडी कैरेक्टर्स को, ठीक है, जो मतलब कि जो एरिस्टोटल है उनका मानना है कि कॉमेडी बेटर नहीं है, ट्रेजेडी ज़्यादा बेटर है उससे, ठीक है। और हम आगे देखें तो इसके अंदर वो ट्रेजेडी के बारे में बताते हैं कुछ बातें कि जो ट्रेजेडी होती है वो इमिटेशन होती है एक्शंस की जो नोबल मैन होते हैं, मतलब जो हीरो होते हैं, ठीक है। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे बता रखे इन्होंने कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनके अंदर, ट्रेजेडी जो होती है वो खुद में ही कंप्लीट होती है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई है, इसका जो नेचर होता है वो सीरियस होता है
और जो ट्रेजेडी होती है वो नरेटिव फॉर्म में नहीं होती है, वो रिप्रेजेंट करती है एक्शंस को। और ये बताते हैं कि इसके अंदर मतलब ट्रेजेडी के अंदर एक इमोशंस होता है पिटी और फेयर का, ठीक है। उसके बाद जो एरिस्टोटल हैं वो डिफाइन करते हैं 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, जिसके अंदर आता है प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट एंड स्पेक्टिकल्स एंड सॉन्ग्स। सो ये जो 6 पार्ट्स बताए हैं ये इंपॉर्टेंट बताए हैं। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्ट वो है प्लॉट। प्लॉट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो होता है, प्लॉट जो होती है वो कंप्लीटनेस और मैग्नीट्यूड और यूनिटी और डिटरमाइन करती है स्ट्रक्चर को और यूनिवर्सलिटी को, ठीक है, इन सब चीज़ों को। और तो इसके अंदर जो कंप्लीटनेस है वो सिग्निफाई करता है कि जो ट्रेजेडी होती है वो उसके अंदर जो बिगनिंग होती है उसका मिडल होता है और जो एंड होता है, उन तीनों चीज़ों को सिग्निफाई करती है। जो बिगनिंग होती है उसकी वो होती है फंडामेंटल इंट्रोडक्शन से, जिसके अंदर ओरिजिन होता है, मतलब स्टार्टिंग जो होती है ट्रेजेडी की वो। और जो उसका जो मिडिल पार्ट होता है वो ऐसा होना चाहिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि मतलब ये उसे जो एंड तक फ्लो में बना रहे वो। और जो उसका एंड होता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मतलब ऐसा होना चाहिए हैप्पी बिगनिंग, मतलब हैप्पी एंडिंग टाइप में होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड रेफर करता है टाइम, जो ट्रेजेडी का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी का टाइम होना चाहिए वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए एक तरीके से, ठीक है, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट उसमें बना रहे ट्रेजेडी को देखने में। और इसके अंदर उन्होंने बोला है जो इसकी प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए और इसका मिडल भी प्रॉपर होना चाहिए, एंड मतलब ये जो इनकी तीनों चीज़ें होती हैं ये एकदम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आगे इन्होंने बता रखा है कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी, जो कि प्लॉट को डिपेंड करती है, जो उसके एक्शंस होते हैं जिस तरीके से वो इमिटेट करता है वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है, ठीक है। और इसके अंदर जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं वो होते हैं एस्टोनिशमेंट और रिवर्सल और प्रिपेटिया और रिकॉग्नाइजेशन, सफरिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी का एक जो हेल्प करता है वो होता है उसके अंदर जो एक फीलिंग होती है पिटी एंड फेयर की, ऑडियंस के अंदर ये बनी रहनी चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। सो मतलब कि आप समझ सकते हो जो ये फीलिंग्स होती हैं ये एक्सपीरियंस करें ऑडियंस की, मतलब सरप्राइजिंग हो ऑडियंस के लिए। जो एक होता है ना कि ट्विस्ट होता है कहानी में कि इसके बाद क्या होगा या फिर इसके बाद एक अलग सा सरप्राइज़ मिल जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे ऑडियंस का। तो इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट्स होते हैं ट्रेजेडी के, जैसे कि पैरालॉग, एपिसोड, एक्सकोड, कोरिक सॉन्ग, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रेजेडी के अंदर ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे उसके अंदर। उसके बाद इन्होंने आगे बस ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, घुमा फिरा के यही सारी चीज़ें लंबा चौड़ा बता रखा है। जितना आपको जानना ज़रूरी था मैंने इसके बारे में उतना बता दिया है। इसके आगे इन्होंने क्या बता रखा है, इसके अंदर आपको डिक्शन के बारे में बता रखा है। डिक्शन क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रेजेडी का। डिक्शन क्या एक्सप्रेस करता है, ये थॉट्स को एक्सप्रेस करता है लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने बता रखा है इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होने चाहिए उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर वो होनी चाहिए लेटर, सिलेबल और कनेक्टिंग वर्ड्स, नाउन, वर्ब, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और तो बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जो मैं आपको बताऊं। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंस था वो सब मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर। नाउ आपका फाइनली ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, एरिस्टोटल्स की पोएटिक्स कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको चैप्टर समझ आ गया होगा पूरा। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि आप एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस आए तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अपना सोफोक्लस एंड एंटिगोन्स। ये यूनिट 2 का ही 3rd चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि ट्रेजेडी क्या होती है और जो ग्रीक में ट्रेजेडी का क्या बैकग्राउंड रहा है और क्या किस तरीके से कोरस का सॉन्ग इस ग्रीक ट्रेजेडी में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और इसके अंदर हम एंटिगोन्स की एक स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है वो, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। और इसके अंदर हम 3-4 चीज़ें और समझने वाले हैं, ड्रामेटिक यूनिटीज़, ये सारी चीज़ें। हम पढ़ लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं अब।
तो जैसे कि एरिस्टोटल ने बताया था हमें पिछले चैप्टर में ट्रेजेडी के बारे में कि वो जो एक्शंस होते हैं हमारे रियल लाइफ में वो उसका इमिटेशन होता है, ठीक है। और इसका जो नेचर होता है वो सीरियस होता है और इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है जो खुद में ही कंप्लीट होता है और लैंग्वेज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो वो जो कुछ भी इसके अंदर हमने पढ़ा, ठीक है। और इसके अंदर जो नैरेटिव फॉर्म होती है वो ड्रामेटिक नहीं होती है और इसके जो इंसिडेंट्स होते हैं वो अक्रॉस करते हैं पिटी एंड फेयर से, ठीक है। और इसके अंदर इमोशंस का वही इम्पोर्टेंट रोल होता है और जब इसके अंदर सॉन्ग यूज़ होता है तो सॉन्ग और भी ज़्यादा इसको मतलब एकदम इन्फ्लुएंस्ड बना देता है, एकदम बढ़िया बना देता है इसको। और जो एरिस्टोटल ने हमें जितना भी ट्रेजेडी के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में बताया वो गुड ही बताया, मतलब अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है जो ग्रीक की ट्रेजेडी के बारे में है, ठीक है। तो जो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ट्रेजेडी में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होता है वो होता है इमोशंस ऑफ पिटी एंड फेयर, ठीक है। सो जो मतलब कि ऑडियंस को एक इंटरेस्ट बनाए रखता है, ठीक है, कि ऑडियंस उसको पूरा देखें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है वो सभी चीज़ें। उसके अंदर एक जो होता है ना एक सरप्राइज़ मिल जाना, वो सारी चीज़ें मैंने जो आपको पहले बताई थी पहले चैप्टर में, सो वही सब इसके अंदर बता रखा है, ठीक है। सो जो ट्रेजेडी होती है वो ज़्यादातर बेसिकली जो होती है वो प्रोसीड होती है बेसिक ह्यूमन डिग्निटी से और ह्यूमन वर्थ से और जो खुद में मतलब एक ह्यूमन वैल्यूज़ को दिखाती है और जो एक किसी भी इंसान की खुद की जो एक फ्री विल होती है वो दिखाती है और जो ये सारी चीज़ें जो उसके एक्शंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बट इसके अंदर जो फ्री चॉइस ऑफ कोर्स होता है एक्शंस का जो रिवील करते हैं कैरेक्टर्स को, तो बट ट्रेजेडी के अंदर क्या है ना कि ये सब जो एग्जिस्टेंस होती है ये ऑल पावरफुल सुपरमैन फैक्टर्स की इन द यूनिवर्स, ये सब पहले से ही एक्नॉलेज होते हैं, ठीक है। तो जो एंटीगोन है वो उसका जो रिटन डॉक्यूमेंट्स पोएटिक्स में था वो पहले एरिस्टोटल से पहले लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम एंटीगोन्स के बारे में मतलब डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार ड्रामेटिक यूनिटीज़ को समझ लेते हैं कि ड्रामेटिक यूनिटीज़ क्या बता रखी है इसके अंदर। तो चलते हैं ड्रामेटिक यूनिटीज़ की तरफ। तो इसमें बता रखा है कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी में यूनिटी ऑफ एक्शंस होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो ट्रेजेडी होती है वो मैनिफेस्ट करती है इटसेल्फ एज अ होल, मतलब अपने आप को पूरा होल दिखाती है विथ इट्स पार्ट्स ऑर्गेनिकली रिलेटेड, ठीक है। सो इसके अंदर सिंगल और कंप्लीट एक्शंस भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। इसके बाद आगे हमें कुछ सोफोकल्स के बारे में बता रखा है कि ये ग्रेटेस्ट ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट था, ठीक है। और ये बोर्न हुआ था कोलोनस में जो कि एथेंस के पास था। इसका एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता हमें कि ये कब इसका बर्थ हुआ था, बट प्रोबेबली ये बताया जाता है कि 496 बीसी और 497 बीसी के अराउंड ये इसका बर्थ हुआ था। तो जब ये छोटे थे, ठीक है, सो ये उस टाइम पे पर्शियन की और सलेमिस की लड़ाई हो रही थी, तो पर्शियन ने सलेमिस को हरा दिया था। सो उस टाइम पे ना कोरस सॉन्ग होते थे कि मतलब सॉन्ग ऑफ विक्ट्री गाया जाते थे कोरस के थ्रू। सो उस टाइम पे थे ये, ठीक है। और ये सोफोकल्स जो थे वो काफ़ी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब कि अच्छी खासी वेल्थ थी उनकी फैमिली की और इन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन भी रिसीव करी थी। और इन्होंने मतलब जब ये छोटे थे इन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते थे रेसलिंग में, म्यूज़िक में, ठीक है। और इनकी अर्ली ईयर्स में इन्होंने मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे थे ये एशिलिस से, ठीक है, और जो कि इनसे बहुत बड़ा था और ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट था उस टाइम पे। और जो सोफोकल्स थे उस टाइम पे वो बहुत अच्छे प्रोलिफिक राइटर थे और इन्होंने इनकी जो 7 ट्रेजेडीज रिटन है, ठीक है। और इन्होंने जितने भी प्ले परफॉर्म करे थे वो बेस्ट ही करे थे इनके टाइम पे, जो जितने इन्होंने थिएटर के अंदर जो इतनी भी परफॉर्मेंस करी थी, ठीक है। और इन्होंने जो फर्स्ट विक्ट्री हासिल की थी अपनी थिएटर में वो थी 468 बीसी के अराउंड, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर ड्रामेटिस्ट थे उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिला था इन्हें। मतलब कि जो हमारे सोफोकल्स हैं इन्होंने बहुत अच्छी लाइफ जी अपनी लाइफ टाइम में और बहुत ही फ्रूटफुल लाइफ थी इनकी, क्योंकि ये एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। एक तो अच्छी खासी इन्होंने एजुकेशन रिसीव करी, उसके बाद इन्होंने अपना करियर बनाया और उसके बाद ये 91 की एज में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और इनकी डेथ हुई थी ऑटम में 406 बीसी के अराउंड, ठीक है। सो हमने बहुत जान लिया सोफोकल्स के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसका टॉपिक है द ओरिजिन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी, मतलब ग्रीक ट्रेजेडी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था।
जो ग्रीक ट्रेजेडी ओरिजिनेटेड हुई थी वो हुई थी कल्ट ऑफ डायनोसिस से, ठीक है। जो थिएटर्स होते थे उस टाइम पे वो बहुत ही बड़े और मतलब लार्ज स्टोन्स की सीट होती थी उस टाइम पे, और जो फ्रंट रो होती थी वो रिजर्व्ड होती थी प्रीस्ट ऑफ डायनोसिस के लिए। और जो कंटेंट होता था इनकी ट्रेजेडी का वो होता था हीरोइक लेजेंड, और जो इनका कंटेंट अलॉन्ग होता था वो होता था डिथैम्ब्रिक कोरस के साथ, ठीक है। और जो इनका ओरिजिन हुआ था ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर। ये जो एशियन ग्रीक थिएटर्स होते थे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर रिलीजियस जो उनकी मान्यताएं होती थी वो सारी चीज़ें इनके अंदर मतलब प्लेस के थ्रू दिखाया जाता था। और जो इनका मेन सोर्स होता था इंस्पिरेशन का ट्रेजिक पोएट्स के लिए, वो इनके जो मिथ्स होते थे वो होते थे, ठीक है। और जो उस टाइम पे मोस्ट फेमस ग्रीक ट्रेजिडिक ड्रामेटिस्ट थे वो थे सफोकल्स थे, एक यूरिपिडिस नाम के भी थे, ठीक है। और इनकी जितनी भी ट्रेजिडीज लिखी गई थी इनके द्वारा वो बहुत ग्रेट होती थी, मतलब उस टाइम पे बहुत अच्छी मानी जाती थी। और जो इनके प्लेस होते थे वो नेचुरलिस्टिक नहीं होते थे, बहुत ही हाईली कन्वेंशनल और स्टाइलिश होते थे। मतलब इनके जो हीरोइक कैरेक्टर्स होते थे वो दिखाया जाता था कि जो मतलब उनकी लाइफ है उनसे भी ज़्यादा बढ़कर हैं, मतलब बड़ा चढ़ा के जाके ज़्यादा दिखाया जाता था इनके प्लेस में, मतलब अननेचुरलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती थी इनके अंदर, और डिवाइन चीज़ें दिखाई जाती थी, जादुई वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई जाती थी। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर इनके मास्क के बारे में बता रखा है कुछ, जो मास्क यूज़ होता था इनके ग्रीक ड्रामा में, ठीक है। सो इसमें बताया गया है मास्क के बारे में। इनके जो मास्क है ये ग्रीक ड्रामा में बहुत शुरुआती टाइम से यूज़ होता है, ठीक है। मास्क को जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो नेसेसरी होता है ड्रामेटिक रोल्स को दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब कि कोई लड़का लड़की बन रहा है तो वो मास्क लगा लेता था लड़की का, सो उस तरीके से यूज़ होता था वहाँ पे मास्क का। और ये ज़्यादातर टाइम जो अपनी मास्क को यूज़ करते थे वो ज़्यादातर यूज़ करते थे गॉड्स के लिए, गॉडेस के लिए, जैसे कि डीमीटर इनका कोई गॉड है, और डायनोसियस, आर्टेमिस, ये अलग अलग नाम बता रखे हैं जो ग्रीक में यूज़ होते थे, ठीक है। और इसमें बता रखा है कि इनका जो मास्क ऑफ डायनोसियस होता था उसे ही क्या करते थे एक पोल पे लटका देते थे और फिर उसकी पूजा करते थे, जिसे ये लोग कहते थे द गॉड ऑफ मास्क, ठीक है। और इसके अंदर मतलब ये एक मतलब कुछ फेस्टिवल टाइप का मनाते थे, ठीक है, जिसके अंदर प्लेज होते थे ड्रामेटिक और रिलीजियस और फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती थी, तो उसे डायनोसिस कहते थे। और ये जो होता था ये हर साल होता था एथेंस के अंदर, ठीक है। और जो कि डायनोसियस के लिए होता था, इनका कोई गॉड है उसके लिए होता था, डायनोसियस के लिए डायनोसिया, ठीक है। ये इनके कुछ फेस्टिवल्स टाइप है, ठीक है। सो ये उस जो फेस्टिवल होता था डायनोसियस, उसके अंदर ये ज़्यादातर क्या प्रेजेंट करते थे, वो प्लेस दिखाते थे जिसके अंदर वो ग्रेट रिलीजियस और सोशल इवेंट्स करते थे, ठीक है। और उसके अंदर कुछ ड्रामेटिक कॉन्टेस्ट भी होते थे जिसके अंदर प्राइजेस और अवार्ड भी होते थे, ठीक है। और जो ऑडियंस होती थी वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर में होती थी, ठीक है। और जिनके प्लेज होते थे वो डे लाइट में होते थे, ठीक है। और इनके जो मेंबर्स होते थे ऑडियंस वो अवेयर रहती थी ड्रामेटिक स्टोरीज से पहले से ही, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है ना रामायण से हम पहले से ही अवेयर होते हैं, मतलब हम जानते हैं, हम सब हमने रामायण सुन रखी है, उसी तरह इनके भी जो प्लेज होते थे ये पहले से सुन रखे होते थे, बट ये नाटक करते थे तो देखने जाते थे ये लोग, ठीक है। सो वही चीज़ बता रखी है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ बता रखी है कि यहाँ पर जो वुमेन होती थी, वुमेन का पार्ट भी बॉयज़ ही करते थे, मतलब कि लड़के ही करते थे वुमेन का पार्ट भी, क्योंकि उस टाइम पे वुमेन्स को ये सब करने के लिए अलाउड नहीं था, तो क्या करते थे वो लोग वुमेन का मास्क लगा लेते थे और उसकी जगह एक्ट करते थे, ठीक है। और इनकी जो वॉइस मतलब वहाँ पे उस टाइम पे माइक वगैरह तो नहीं होते थे, इसलिए वो एक ना मेगाफोन टाइप का कुछ बना लेते थे, उससे फिर वो बोलते थे और फिर उसकी हेल्प से आवाज़ सबके पास पहुँच जाती थी तेज तेज, ठीक है। और जो एक इंसान था, मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा लोगों को नहीं ले जाता था प्ले में, जो एक ही इंसान मतलब डबल रोल करता था एक ही इंसान, और मतलब कि अलग अलग मास्क लगा के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम लोगों को यूज़ कराया जाता था उस प्ले में, हाँ। और उनकी कुछ कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी होती थी जिससे वो पहन के ये सब करते थे, अब मतलब अलग अलग कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए।
ठीक है। तो ये सब जानने के बाद अब आगे चलते हैं हम द लेजेंड्स पे, जिसमें एक कहानी बता रखी है। सो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टार्ट करते हैं हम कहानी को। सो इसमें हमें बताया जाता है एक थेब्स में एक राजा होता है लुइस नाम का। उसे एक पंडित द्वारा, मतलब जो भविष्यवाणी करता है उसके द्वारा, उसका नाम था टेलीफिक, उसने ये वार्निंग दी थी जो तुम्हारा बेटा होगा वो तुम्हें मार के तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा। मतलब कि वो जो उनका बच्चा होगा वो अपने पापा को मारकर अपनी मम्मी से शादी कर लेगा। सो ये भयानक भविष्यवाणी सुन के वो डर जाता है। तो फिर जो हमारा राजा होता है लुइस, वो ऑर्डर देता है कि एक नौकर को ऑर्डर देता है कि मेरे बच्चे के पैरों को बांध कर और उसके बाद उसके अंदर कील ठोक दो और उसके बाद उसे मार दो, ठीक है, ले जाके कहीं दूर ले जाके मार दो। सो जो सर्वेंट होता है वो डर के मारे उसे ले तो जाता है उस बच्चे को, लेकिन उस बच्चे पर उसे दया आ रही होती है तो वो इसलिए वो उस बच्चे को मारता नहीं है, उसे एक माउंटेन पे छोड़ देता है, ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद उस माउंटेन पे एक शेपर्ड आता है और वो उस बच्चे को एक राजा के पास ले जाता है जिसका नाम होता है पॉलीबस, ठीक है, और वो कोरिंथ का राजा होता है, ठीक है। तो उसका कोई बेटा नहीं होता है, इस वजह से वो उस बच्चे को पाल लेता है, मतलब वो राजा उस बच्चे को पाल लेता है। उसके बाद वो राजा उस बच्चे का नाम रखता है ऑडिपस। ऑडिपस मतलब होता है स्वेलन फुट, मतलब उसके पैरों में उसने जब कील ठोक दी थी तो उसके पैर ना सूज गए थे, तो इस वजह से उसके स्वेलन फुट को देखकर उसने उसका नाम रख दिया ऑडिपस, ठीक है। ग्रीक में कुछ होता होगा तो उसमें ओडिपस कहते होंगे उसे, इसलिए उसने नाम उसका रख दिया ओडिपस। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब एक जवान आदमी बन जाता है ओडिपस, सो उसने वो कहा, मतलब फिर से उस भविष्यवाणी के बारे में सुनता है कि वो अपने पापा को मार के अपनी मम्मी से शादी कर लेगा। तो ये बात सुनकर जो हमारा ओडिपस होता है वो मतलब डर के मारे कि मतलब मेरे से ये पाप ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ से दूर जाने का फैसला ले लेता है, क्योंकि उसे लगता है जो मतलब ओडिपस को लगता है वो जहाँ पर रह रहा है वो ही उसके असली पिता है, और मतलब उसे ये पता नहीं होता है कि उसके असली फादर कोई और थे, ठीक है। इसलिए वो सोचता है कि वो जो भविष्यवाणी है वो उसके लिए है, मतलब जो किंग कोरिंथ का था उसके लिए है। तो वो क्या करता है, वहाँ से ओडिपस ये डिसाइड करता है कि वो अब अपने फादर पॉलीबस से दोबारा कभी नहीं मिलेगा, और वहाँ से वो छोड़ के चला जाता है कोरिंथ को, ठीक है। उसके बाद रास्ते में क्या होता है, वो कुछ बूढ़े आदमी और कुछ लोगों से मिलता है, ठीक है, उनसे उसकी ना लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से वो फाइट करता है और फिर उस बूढ़े आदमी को वो मार देता है, और मतलब कि उसके जो बाकी के साथी थे उनको भी ओडिपस मार देता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भविष्यवाणी का फर्स्ट पार्ट था वो तो कंप्लीट हुआ। मतलब कि जो ओल्ड मैन था, वो जो जिसने मतलब ओडिपस ने जिस बूढ़े आदमी को मारा था वो किंग था लुइस, मतलब जो थेब का राजा था, मतलब ओडिपस का जो पापा था, ठीक है, असली फादर जो थे उसको उसने मार दिया। तो यहाँ पर हमारी भविष्यवाणी का पहला पार्ट तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारा ऑडिपस होता है वो थेब्स पहुंचता है, ठीक है। सो वहाँ पर उसे सुनने को मिलता है कि थेब्स की मतलब दरवाजे के बाहर एक मॉन्स्टर बैठे रहती है, स्पिंक्स नाम की, ठीक है, जो कि मतलब लोगों को डराती है और मतलब थेब्स के लोगों को उससे खतरा है। और वो क्या करती है, जो वो मॉन्स्टर है वो रिडल पूछती है, मतलब कि पहेलियाँ पूछती है, और जो उससे मतलब उस पहेली को पास कर लेगा वो ही उस थेब्स के अंदर जा पाएगा, ठीक है। सो जो ओडिपस के जो उसके साथ लोग थे वो लोग तो फेल हो गए, ठीक है, लेकिन जो हमारा ओडिपस था उसने मतलब उस रिडल का आंसर दे दिया, ठीक है। सो उसने क्या क्वेश्चन पूछा था उससे, सो मॉन्स्टर ने उससे पूछा था कि ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो 4 फीट्स पे चलता है मॉर्निंग में, और आफ्टरनून में वो 2 पैर्स पे चलता है, और इवनिंग में वो 3 पैर्स पे चलता है। सो ऐसा कौन सा क्रिएचर है। सो उसने आंसर दिया मैन, ओडिपस ने आंसर दिया मैन, क्योंकि जब हम बचपन में क्राउल करते हैं मतलब अपने 4 लेग्स पे चलते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं मैनहुड में आ जाते हैं तो हम 2 पैरों पे चलते हैं, और जब हम ओल्ड एज पे चले जाते हैं तो हमारे पास एक स्टिक आ जाती है, मतलब लकड़ी का सहारा लेके चलते हैं, तो वो 3 पैर उसके तरह हम देख सकते हैं। सो ये आंसर राइट आंसर था। सो जो हमारी जो मॉन्स्टर थी वो उसे मार दिया हमारे ओडिपस ने। उसके बाद वो थेब्स के अंदर चला जाता है, तो उसे नहीं पता होता है कि थेब्स उसकी मतलब पापा का राजा था, और वहाँ पे जो क्वीन थी वो उसकी मम्मी थी। तो वहाँ पर उसने थेब्स में जो राक्षस उन सबको बचा लिया। तो इस बात के लिए वहाँ के लोगों ने उसे थैंक यू बोलने के लिए वहाँ पे उसका राज्य दे दिया, और जो वहाँ की जो क्वीन थी, जैसे कि
होता है हर राज्य में, जब राज्य जीत जाते हैं तो वहाँ की रानी से शादी कर लेते हैं। तो उसने भी वहाँ की रानी से शादी कर ली, जो कि विधवा रानी थी, क्योंकि जो उसके पापा थे उसने खुद ही मार दिए थे रास्ते में, इसलिए। तो उसे पता नहीं था कि वो उसकी मम्मी है, तो लेकिन वो उससे शादी कर लेता है। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसको 2 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं ओडिपस को, उसकी क्वीन से, जोकास्टा से, ठीक है, जो थेब्स की रानी थी और मतलब उसकी मदर थी, ठीक है, जो उसे पता नहीं था इस बात में। उसके बाद क्या होता है, थेब्स में ना प्लेग फैल जाता है, पूरे मतलब बीमारी फैल जाती है, एक महामारी टाइप की समझ लो। सो उसमें बहुत सारे लोग मरने लग जाते हैं और मतलब पूरा बेकार सा मतलब सीन हो जाता है उस टाइम पे। और जो हमारा ओडिपस है इस चीज़ से वो मतलब जो उसके लोग सफ़र कर रहे थे उस चीज़ के लिए बहुत परेशान था। तो फिर इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा ओडिपस, जो उसकी वाइफ है जोकास्टा, उसको उसके भाई मतलब उसका जो भाई है जोकास्टा का भाई कैरोन को भेजता है एक डेलिफिक नाम के भविष्यवाणी करने वाले के पास। मतलब डेलिफिक वही था जिसने ल्यूइस को ये भी बताया था कि वो ओडिपस उसे मारेगा, ठीक है। सो वही डेलिफिक को बुलाया जाता है, ठीक है, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के लिए। सो जो क्रेओन होता है वो वापस आता है एक अपोलो का मैसेज लेके। तो वो बताता है कि जिन्होंने ल्यूइस को मारा है, मतलब जो थेब्स का पहला राजा था और ओडिपस का फादर था, तो जिसने भी ल्यूइस को मारा है, जब उसे पनिशमेंट मिलेगी तब यहाँ पर जो बीमारी फैली हुई है वो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से ये हो रहा है यहाँ पे कि कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। सो ये बात सुनकर जो हमारा ओडिपस है वो कहता है कि अब मैं उस इंसान को सज़ा देकर मानूंगा जिस इंसान ने ल्यूइस को मारा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ल्यूइस कौन है। मतलब उसे नहीं पता था कि जो ओल्ड मैन था वही था ल्यूइस और वही उसका फादर था। उसके बाद क्या होता है कहानी में, एक टेरेसियस नाम का एक अंधा और एक मतलब भविष्यवाणी करने वाला बुलाया जाता है वहाँ पे, ताकि ये पता लगाने के लिए कि किसने मारा है लुइस को। तो फिर वो रिवील करता है सारी चीज़ें कि ओडिपस ने ही मारा है उसे, और ये भी बताता है कि ओडिपस जो है वो उसका बेटा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसे बताता है। सो ये भी बताता है कि जो उसने अपनी मदर से शादी कर ली और ये सब हो गया, इस वजह से जो गॉड है उससे नाराज़ हैं, ठीक है। सो ये सीक्रेट ये सब कुछ जब खुल गया तो उसके बाद जो हमारी जोकास्टा क्वीन थी उसे जब ये पता चला कि जिससे उसने शादी करी है वो उसका बेटा था, सो वो खुद ही अपने आप को मार लेती है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब शॉक में जाके उसने खुद को ही मार लिया उस सिचुएशन में। सो जो ओडिपस था उसने अपने आप को अंधा कर लिया अपने आप को सजा देने के लिए, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो क्रेओन होता है वो ओडिपस को उस राज्य से निकाल देता है, उसको उल्टा सीधा बोल के। तो जो हमारा ओडिपस होता है वो भी काफ़ी गिल्ट में होता है कि उसने अपने फादर को मार दिया, तो वो भी चला जाता है उस राज्य से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, क्रेओन सारी चीज़ें मतलब हड़प लेता है, उस राज्य मतलब थेब्स को हड़प लेता है और वहाँ का राजा बन जाता है। सो जो ओडिपस है, ओडिपस के जो 2 बेटे हुए थे उनका नाम था, एक का नाम था पोलिनिसिस और दूसरे का नाम था एटिकल्स, ठीक है। सो जो इसके जो 2 बेटे थे ये बहुत नालायक थे, मतलब कि इन्हें क्या करना था, इन्हें ज़्यादातर पैसों से मतलब था, ठीक है, अपने फादर से कोई मतलब था। लेकिन जो इसकी 2 बेटियां थी जिनका नाम था, एक का नाम था एंटीगोन और दूसरी का नाम था इसेमेन। सो ये दोनों अपने फादर के लिए काफ़ी लॉयल थी, तो इन्होंने क्या करा, ये भी अपने फादर के साथ ही चली गई थेब्स से। और उसके बाद क्या होता है, जो ओडिपस होता है, ओडिपस के जो 2 बेटे हैं वो उसकी सिंहासन के लिए लड़ाई हो जाती है उनके बीच में। सो जो एटिकल्स होता है वो पोलिनिसिस को हरा देता है और फिर उसे मतलब बाहर निकाल देता है थेब्स से। मतलब वो दोनों भाई आपस में ही लड़के एक दूसरे को, तो जो पोलिनिसिस का उसको बाहर निकाल दिया जाता है उस राज्य से। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा पोलिनिसिस होता है वो दूसरी आर्मी को लेके आता है, इकट्ठा करता है ताकि वो अटैक कर सके थेब्स पे। तो क्या होता है, उस लड़ाई में वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, मतलब दोनों भाई एक दूसरे को मार देते हैं। सो फिर उनकी डेथ के बाद जो उनका मामा होता है क्रेओन, ठीक है, सो वो थेब्स का राजा बन जाता है और फिर वो ऑर्डर देता है जो एटिकल्स था उसकी तो मतलब अच्छे से बरियल बनवाई जाए और पूरा सम्मान दिया जाए, उसकी मतलब अच्छे से करा जाए उसका अंतिम संस्कार वगैरह। लेकिन जो पोलिनिसिस है, जो हमारे खिलाफ लड़ रहा था, थेब्स पर अटैक कर रहा था, उसकी बरियल ना बनवाई जाए और उसे कुत्तों को खिला दिया जाए, और मतलब कि जो उसे गिद्ध वगैरह ये सब नोच नोच के खाए, मतलब कि इस तरीके से उसका रिस्पेक्ट नहीं करनी जानी चाहिए। वो क्रेओन ने ऐसा ऑर्डर दे दिया।
ठीक है। तो और उसने ये ऑर्डर दे दिया, अगर इस बात पे अगर किसी ने मतलब ये बात नहीं मानी और उसको कुछ किसी ने भी अच्छे से रिस्पेक्ट दी तो फिर उसे सज़ा मिलेगी डेथ की। तो उधर दूसरी साइड हमारे ओडिपस की जब डेथ हो जाती है तो एंटीगोन और इसेमेन जो उसकी दोनों बेटियां थी तो वो थेब्स वापस आ जाती हैं रहने के लिए। सो एंटीगोन जो थी वो चाहती थी कि पॉलिनिसिस का भी बरी बने, मतलब बरियल बने, और अच्छे से उसे भी सम्मान दे के उसका भी अंतिम संस्कार उसी तरीके से हो, क्योंकि वो सोचती है कि सबको एकदम इक्वल सम्मान मिलना चाहिए डेथ के बाद तो एटलीस्ट, क्योंकि वो जो रिचुअल्स होते हैं वो मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं सारे करने के लिए ये सब। सो ये एक ड्यूटी होती है, मतलब एक प्रॉपर बरियल बनवाओ अपने भाई के लिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो अपनी बहन से कहती है जो इसेमेन होती है कि चलो हम चलते हैं और अपने भाई का मतलब अच्छे से अंतिम संस्कार करके आते हैं, ठीक है, उसे अच्छे से दफन करके आते हैं। सो जो उसकी इसेमेन मतलब जो उसकी बहन होती है वो तो डरी होती है उस राजा के ऑर्डर से कि राजा ने ये ऑर्डर दे रखा है कि किसी ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं करा तो वो उसे डेथ की सज़ा मिलेगी। तो इस वजह से वो इसेमेन तो डरी होती है तो वो बोल देती है। तो जो हमारी एंटीगोन होती है वो उसे गुस्से में बोलती है ठीक है तो तुम यही रहो, मैं जा रही हूँ। सो लेकिन जो इसेमेन थी वो भी उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो डरी हुई होती है इसलिए वो नहीं जाती है, ठीक है। सो लेकिन हमारी एंटीगोन्स अपनी ड्यूटीज से पीछे नहीं हटती है। उसे इस बात का डर नहीं है कि जो एक्सटर्नल मतलब हमारा वर्ल्ड है उसमें उसे क्या सज़ा मिलती है, उसे उस चीज़ का डर है कि जब वो ऊपर जाएगी तो वो गॉड को क्या मुंह दिखाएगी, मतलब कि किस तरीके से फेस करेगी जब वो उससे सवाल पूछेंगे कि तुमने अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं करी, मतलब अपने भाई के लिए जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी नहीं करी, ठीक है। सो उस बात का डर है उसे, इसलिए वो क्या करती है, वो जाती है और मतलब चुपचानी से वहाँ पे जाके उसका मतलब उसे अच्छे से दफन कर देती है, किसे, पॉलिनिसिस को, ठीक है, अपने भाई की लाश को अच्छे से मतलब उसका अंतिम संस्कार करती है। उसके बाद जो राजा है, राजा के पास ये न्यूज़ जाती है कि किसी ने उसे दफना दिया है, मतलब कि जो पॉलिनिसिस है उसको किसी ने दफना दिया है। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो ये बात सुनने के बाद वो क्या करता है, जो सर्वेंट आके ये न्यूज़ देता है उसे कह देता है कि उस इंसान को ढूंढ के लेके आओ और उसे मतलब जिसने भी पॉलिनिसिस को दफनाया है और पॉलिनिसिस को बाहर निकालो, मतलब फिर से उसके साथ वही करो। तो वो पहले से जो दफन है उसे बाहर निकाल दो उस कब्र से। तो उन्होंने वही करा, ठीक है। तो ये देखकर फिर दोबारा से जो हमारी एंटीगोन थी उसने दोबारा दफनाने के लिए वो चली गई, लेकिन इस बार वो पकड़ी गई। तो इस बार उसे महल में लाया गया, उसके बाद उससे पूछा गया कि तुमने हमारी बात मानी क्यों नहीं। तो उसने सब सच बताया कि वो मेरा भाई है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके लिए एटलीस्ट इतना तो करूं, उसे अच्छे से रिस्पेक्ट मिले एटलीस्ट डेथ के बाद तो ये सब सुनने के बाद भी जो क्रोन था वो अपने ही घमंड में था, ठीक है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। और जो क्रोन होता है उसे ये भी लगता है कि इसमें इसकी जो बहन है इसेमेन, उसका भी ज़रूर इसका हाथ होगा इसके अंदर, उसके साथ ये भी होगी। तो इसेमेन को भी बुलाया जाता है और उससे भी कहा जाता है। तो इसेमेन मतलब उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है कि वो उसके साथ नहीं जा पाई, अपने भाई के लिए कर नहीं पाई। तो फिर उसने कहा कि मुझे भी सज़ा दे दो, मैं भी इसके अंदर शामिल थी, लेकिन जबकि वो शामिल नहीं थी। तो एंटीगोन उस टाइम पे गुस्से में बोल देती है इसेमेन से कि अब तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें अपनी ड्यूटी निभाने की बारी आई थी तब तुम डर गई इन सबसे, लेकिन अब तुम्हें ये इस तरीके का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो बता देती है कि इसेमेन इसमें मेरे साथ नहीं थी, ये सब मैंने अकेले करा है, ठीक है। सो जो हमारी इसेमेन होती है एंटीगोन की बहन, वो बताती है कि ये आपके बेटे की फियांसे है, मतलब कि जो एंटीगोन है वो उसकी बहू, होने वाली बहू है राजा की, ठीक है। मतलब कि जो क्रोन का बेटा है हेमोन, उसकी होने वाली वाइफ है एंटीगोन। सो उनका वो ये बात बोलती है। तो इस बात पे जो हमारा राजा है क्रोन, वो अपने बेटे को बुलाता है हेमोन को और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे खिलाफ जाके इसका साथ दोगे। तो उस टाइम पे जो हेमोन होता है वो शांति से मतलब अपने पापा से बात करता है, नहीं कि मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, और लेकिन वो प्यार से समझाने की कोशिश करता है अपने फादर को कि ये गलत है, क्योंकि उसने अपने भाई के लिए वही करा जो मतलब हम सबको करना चाहिए, अपनी ड्यूटी तो फुलफिल की। और जो हमारी जो जनता है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, वो भी आपस में यही बात बना रहे हैं कि जो एंटीगोन है उसने सही ही किया है। सो आप इस चीज़ को समझो, अगर आपने उसे पनिशमेंट नहीं दी सो आपकी वाहवाही होगी, ठीक है।
लेकिन जो हमारा क्रोन होता है वो अपने मतलब घमंड में होता है कि अगर मैंने ये अपना जो ऑर्डर है वापस ले लिया कि मैं मतलब पनिशमेंट दूंगा, तो सब लोगों के अंदर से मेरा डर चला जाएगा। लेकिन इसलिए मतलब क्रेओन इसलिए अपना पनिशमेंट वाला जो ऑर्डर है उसे वापस नहीं लेता है। तो जब हेमोन्स ने ये सारी बातें कही तो ये सब सुन के उसका जो फादर है क्रोन, वो उसे मतलब गुस्से की वजह से उसने कहा कि अब वो हेमोन की आंखों के सामने ही एंटीगोन्स को मारा जाएगा। ठीक है, सो क्या करना जाता है, जो एंटीगोन्स है उसको ले जाया जाता है मारने के लिए, और फिर वो एंटीगोन को मतलब ज़िंदा ही मतलब बंद कर देते हैं एक केव में, ताकि उसके अंदर ही वो घुट घुट के मर जाए। ठीक है, सो जिसके अंदर एक मतलब रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी उस केव के अंदर। और उसके बाद जो हमारी एंटीगोन होती है वो खुद ही मतलब सैड हो जाती है बहुत ज़्यादा कि उसे इतनी क्रूअल डेथ मिली, जबकि उसने तो अपने मतलब जो उसके ड्यूटीज़ थी उसे फॉलो करा, और उसके बाद वो खुद ही अपनी आपको फांसी लगा के और मर जाती है। ठीक है, सो इधर की साइड क्या होता है, हमारे जो एक ब्लाइंड प्रोफेट थे, मतलब जो भविष्यवाणी करने वाले थे, टेरेसियस, वो आते हैं यहाँ पर क्रेओन को वार्निंग देने के लिए कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और जी जो मतलब किसी की भी डेथ होने के बाद उसका बरियल बनवाना एक ड्यूटी है हम ह्यूमंस की, कि हम उसका अंतिम संस्कार अच्छे से करें। ठीक है, और जो तुम ये कर रहे हो कि एक बॉडी को डॉग्स को खिलवा रहे हो, चिड़िया को खिलवा रहे हो, ये गलत है। मतलब पॉलिनेसिस की जो बॉडी के साथ तुम कर रहे हो वो मतलब बैड इम्पैक्ट करता है मतलब गॉड के ऊपर, और गॉड ये नहीं चाहते हैं, तो इसलिए तुम ये सब मत करो। ठीक है, और अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ये सब मतलब वार्निंग दी उसे। लेकिन जो हमारा क्रोन है मतलब राजा, वो बहुत ही घमंडी होता है और ये सब बात नहीं मानता है, और ऊपर से वो टेरेसियस को भी बहुत बुरा भला कहता है कि तुम जी उसके चमचे टाइप वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको बोल देता है। ठीक है, टेरेसियस को। उसके बाद टेरेसियस को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इसे सुनने के बाद, तो फिर टेरेसियस उसे ये बताता है गुस्से में, उसको सारे सीक्रेट बता देता है कि तुम ये जो बात नहीं मान रहे हो इसलिए तुम्हें जो जो सज़ा मिलेंगी वो सब बता देता है। वो बताता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो खुद को खुद ही मार लेगा, और जो तुम्हारी मतलब पूरी फैमिली है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और तुम मतलब अकेले रह जाओगे और तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मतलब गुस्से में वो सारी चीज़ें बता देता है उसे। तो फिर ये सब सुनने के बाद, टेरेसियस की सारी बातें सुनने के बाद, टेरेसियस तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन क्रेओन जो है वो डर जाता है ये सब सुनने के बाद। उसके बाद क्या होता है, तो वो टेरेसियस की ये सारी बात सुनने के बाद जो क्रेओन है, सो वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले तो जो पॉलिनीसियस है उसका बरियल बनवाता है ढंग से, तमीज़ से, एकदम सारी अंतिम संस्कार वगैरह सारी चीज़ करता है। उसके बाद वो जल्दी से जाता है और एंटीगोन को रिलीज़ करने का ऑर्डर देता है कि एंटीगोन्स को कुछ होना नहीं चाहिए, उसे बचा लो। ठीक है, ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। फिर अचानक से एक मैसेंजर मतलब क्रेओन के पास आता है कि इस न्यूज़ के साथ जो हेमोन है उसने खुद ही अपने हाथों से अपने आप को मार दिया है। सो ये सुनने के बाद जो हेमोन की माँ होती है यूरिडिसिस, वो खुद मतलब ये सब सुनने के बाद कि उसके सारे बेटे मर चुके हैं, इसलिए वो खुद को मार लेती है। ठीक है, सो सबसे पहले तो क्रेओन जाता है वहाँ पर अपने आदमियों के साथ, पहले तो पॉलिनीसिस की वो बरियल बनवाने के बाद, और अच्छे से उसे धुलवा के मतलब साफ़ करा के अच्छे से करता है उसे। और उसके बाद वो क्या करता है, एंटीगोन के पास जाता है। तो वहाँ पे वो क्या देखता है कि एंटीगोन तो मतलब लटकी हुई है रस्सी से। ठीक है, मतलब उसने फांसी लगा ली है, और जो हेमोन है जो क्रेओन का बेटा है उसे अपनी बाहों में लेके मतलब खड़ा हुआ है, और उसकी बॉडी को, और अपनी मतलब जो उसकी ब्राइड थी उस मतलब वो अपनी जो ब्राइड थी उससे बहुत प्यार करता था, और जो उसकी फादर की क्रूएलिटी को देखकर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर और गुस्से में क्या करता है, उसके सामने ही अपने पेट में एक तलवार घोंप लेता है, और उसके बाद हेमोन भी मर जाता है। ठीक है, और ये सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है। मतलब जो क्रेओन होता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और वो देखता है कि सारे में ब्लड फैला हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, उसे कहाँ एक न्यूज़ मिलती है कि उसकी जो रानी है उसने अपने आप को खुद को मार लिया है। तो यहाँ पर क्रेओन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी क्रेओन की वाइफ भी मारी गई और उसके दोनों बेटे भी मर गए। ठीक है, तो वो अपने बेटों के लिए मतलब
अपने बेटों की मौत के लिए वो खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। और उसके बाद वो क्या मतलब ये सब सीखता है कि जो उसने जो कुछ भी करा वो सब गलत करा था, ठीक है। और उससे पता चल गया कि उसे किस तरीके से सज़ा मिली है इस चीज़ की, जो जितना भी उसने अभी तक आज तक अपनी लाइफ में गलत किया था उन सब का उससे हिसाब मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी कहानी एंड होती है। सो इसके अंदर एंटिगोन का जो मतलब लिखा गया है इसमें रोल, वो यही था कि उसने अपनी जो ड्यूटीज थी उसे फुलफिल करी, और मतलब जो गॉड ने जो रूल्स बनाए हैं उसका उसे फॉलो करे, ना कि जो यहाँ के दुनिया के जो रूल हैं उनको फॉलो करने के बजाय, ठीक है। सो यही थी उसके बारे में। नाउ हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, लिसिस्ट्राटा, जो कि एरिस्टोफेन्स ने लिखा है, ठीक है। ये एक एशियन ग्रीक कॉमेडी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिस्टोफेन्स के बारे में। सो जो एरिस्टोफेन्स थे ये एक ओल्ड एक्टिक पोएटिक्स के पोएट थे, ठीक है। और इन्होंने कॉमिक प्ले राइट भी लिखे हैं एशियन एथेंस में, और ये बोर्न हुए थे 446 बीसी के अराउंड एथेंस में, ग्रीस में, ठीक है। और इनकी डेथ हुई थी डेलिपिक में, ग्रीस के अंदर 386 बीसी के अराउंड। और इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं वो हैं द क्लाउड, द बर्ड्स एंड लिसिस्ट्राटा। लिसिस्ट्राटा इन्होंने 411 बीसी के अंदर लिखी थी, ठीक है, जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सो जो लिसिस्ट्राटा है ये प्ले, ये एक एशियन ग्रीक कॉमेडी है, और ये ओरिजिनली परफॉर्म करी गई थी क्लासिकल एथेंस में 411 बीसी के अराउंड, ठीक है। और ये एक ऐसी वुमेन की अकाउंट के बारे में है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन के ऊपर जिसने काम करा था। इसका नाम था लिसिस्ट्राटा, ठीक है। सो इसने क्या करा था, इसने पेलोपोनियस वॉर को रोकने के लिए एक प्लान बनाया था सारी औरतों के साथ, ताकि वो इस वॉर को रोक सके जो कि ग्रीक में हो रही थी, दो स्टेट्स के बीच में। सो इसने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसकी हेल्प से इसने ये वॉर रोकी थी, ठीक है। और इसके अंदर हम जान लेते हैं पेलोपोनियस वॉर क्या थी और किसके बीच में हो रही थी। जो पेलोपोनियस वॉर थी वो अराउंड 431 बीसी से 404 बीसी के अराउंड तक चली थी, ठीक है। एशियन ग्रीक वॉर थी ये, और ये एथेंस और स्पार्टा के बीच में थी, और जो उनके एलाइज थे उनके बीच में, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीक जो था वो हेजिमनी जमा रहा था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और जो लिसिस्ट्राटा थी वो उसने क्या करा, उसने एक प्लान बनाया, मतलब उसने सारी औरतों को इस चीज़ के लिए मनाया कि हम सेक्स स्ट्राइक करेंगे, मतलब कि हम अपनी जो हस्बैंड्स हैं और जो हमारे लवर्स हैं उनको मतलब सेक्स के लिए रिफ्यूज़ कर देंगे, और उनको इस बात के लिए मनाएंगे कि वो लोग पीस ट्रीटी पे साइन करा दें, ठीक है, ताकि ये वॉर रुक सके। तो स्टोरी स्टार्ट होती है लिसिस्ट्राटा से। सो लिसिस्ट्राटा क्या करती है, वो एक मीटिंग बुलाती है, मतलब सारी औरतों की एक मीटिंग बुलाती है, ग्रीस की जितनी भी औरतें थी और जो आसपास के एरिया की जितनी भी औरतें थी उन सबको बुलाती है, ठीक है। एक बड़ी मीटिंग रखती है वो, जिसके अंदर वो सारी औरतों को समझाती है कि ये जो हमारे वॉर हो रही है इसकी वजह से कितनी सारी औरतें अफेक्ट हो रही हैं। आप सब देख सकते हैं कि हम कितनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। सो हमें इस वॉर को रुकवाना पड़ेगा। तो इस वॉर को रुकवाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है अब, कि मतलब हम एक प्लान बनाते हैं कि हम ना जितने भी मतलब हमारे हस्बैंड्स हैं और जो हमारे जितने भी लवर्स हैं उनको सेक्स के लिए रिफ्यूज़ कर देंगे, मतलब उन्हें मतलब चाहे वो कितना भी कहे वो हम नहीं करेंगे उनके साथ। तो इस बात के लिए वो उन्हें मना लेती है जैसे तैसे, और उसके बाद वो क्या करते हैं, ये तो प्लान था ही था उनका, साथ में वो क्या करते हैं एक कोरस ओल्ड वुमेन को भी मतलब साथ में ले लेती है, जिसमें क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये लोग कि हम एक्रोपोलिस को कब्जा कर लेंगे। एक्रोपोलिस कौन सी जगह थी, एक्रोपोलिस वो फोर्ट था जहाँ पर जो एथेंस का सारा खजाना था, मतलब सारा ट्रेजर था वहाँ पे, सारा मतलब फंड वगैरह सारी चीज़ें वही थी। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम उसको मतलब कब्जा कर लेंगे उस पर जाके, एक्रोपोलिस पे। सो इस बात के लिए जब सब मान गए तो उन्होंने एज अ सेलिब्रेशन कहो या फिर सेक्रीफाइस करा, मतलब गॉड को, ठीक है, वाइन चढ़ाई उन्होंने गॉड को, ठीक है। और उसके बाद लिसिस्ट्राटा ने कहा कि आप सब ओथ लीजिए इस बात की कि आप चाहे कुछ भी हो जाए जब तक ये वॉर नहीं रुक जाती है, आप ये जो स्ट्राइक है इसे जारी रखेंगे, मतलब कि आप अपने हस्बैंड की बातों में नहीं आएंगे और उनके पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उन सब ने ओथ ले ली। ओथ लेने के बाद क्या होता है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद आगे के सीन में दिखाते हैं दो कोरस के बारे में बताते हैं, एक मैन कोरस होते हैं और दूसरा वुमेन कोरस, ठीक है। सो स्टेज पे आते हैं मैन कोरस, उसके अंदर
मतलब मैन ये कहते हुए आते हैं, मतलब अपने हाथ में एक मशाल टाइप लेके आते हैं जिसके अंदर लकड़ी के अंदर आग लगा के, और कहते हैं कि हम बचाएंगे एक्रोपोलिस को वुमेन्स से जो कब्जा करके बैठी हैं। सो वुमेन्स ने तो पहले ही कब्जा करके बैठ गई थी पूरा। तो जो मैन थे उन्होंने क्या प्लान बनाया कि हम इसी को आग लगा देंगे, वो लोग इसके अंदर जल जाएंगे, ठीक है। तो फिर उधर दूसरी साइड से वुमेन कोरस भी आता है और वो मतलब पानी वानी डाल के उन्हें हरा के भगा देते हैं, ठीक है, डरा के भगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन आता है कमिश्नर, ठीक है, जिसे एक मतलब नोबल फंड के लिए फ़ंड चाहिए होता है, ठीक है। सो वहाँ से लेने के लिए आता है, तो वहाँ पे आके वो देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। सो फिर ये सब देखने के बाद वो क्या कहता है, अपने पुलिसमैन को ये ऑर्डर देता है कि जो लिसिस्ट्राटा है और इसकी जो साथी है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है, अरेस्ट कर ले। सो लेकिन जो लिसिस्ट्राटा उसके साथी थे सो उनको भी डरा कर भगा देते हैं, ठीक है। आफ्टर डैट नेक्स्ट डे क्या होता है, ऑफिसर जो कमिश्नर है उसकी सीधा डायरेक्ट लिसिस्ट्राटा से बात होती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो लिसिस्ट्राटा सारी चीज़ें बताती है कि जो औरतों को दिक्कतें हो रही हैं, मतलब इस वॉर की वजह से बहुत कुछ उन्हें सहना पड़ रहा है उनको, वो अपने हस्बैंड्स को हो रही है, अपने बेटों को हो रही हैं, ठीक है, और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है इस सब चीज़ों की वजह से। तो ये सारी चीज़ें वो अपना दुखड़ा रोती है उसके सामने, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आगे के सीन में दिखाते हैं हमें कि कैनेंसिस आता है, एक मतलब एक आदमी होता है, ठीक है, जो मेरिन का पति होता है। वो अपनी वाइफ के लिए बहुत डेस्परेट होके आता है, तो लेकिन जो मेरिन थी वो उसे मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है जैसा कि उनका प्लान था। सो इस वजह से वो जो उनका पति था कैनेसिस, वो बहुत पेन में होता है और फिर वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद और फिर जो मेराइन होती है वो डिसअपॉइंट हो जाती है एक्रोपोलिस की बिल्डिंग में, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट डे लिसिस्ट्राटा देखती है कि एक स्पार्टन हेराल्ड नाम का आदमी, मतलब कि वहाँ पर उसकी भी एक पत्नी होती है, सो वो भी आता है। सो उसके साथ भी सेम वही होता है जो कैनेसिस के साथ होता है। सो फिर क्या होता है, ये सब देखने के बाद जब औरतें डटी रहती हैं अपने काम पे, तो आदमियों को हार माननी ही पड़ती है। और उसके बाद वो लोग क्या कहते हैं, जल्दी से पीस ट्रीटी वगैरह मंगाओ। फिर क्या होता है, दोनों मतलब स्टेट से लोग आते हैं और उसके बाद एक मीटिंग होती है। वहाँ पे मीटिंग में लिसिस्ट्राटा होती है, वो कुछ मतलब भाषण वगैरह देती है, बताती है कि किस तरीके से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं औरतों को, ये सब चीज़ें बताती है। और उसके बाद वो लोग मान जाते हैं पीस के लिए कि हाँ हम फाइट नहीं करेंगे अब। उसके बाद वो लोग मान जाते हैं, ठीक है। सो आफ्टर दैट लिसिस्ट्राटा जो है वो उन्हें मतलब औरतों को भेज देती है, थम्स अप दिखा देती है कि हाँ तुम लोग अब जा सकते हो। सो यहीं पे हमारा प्ले ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप देख लेना उसे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ लाइक करना वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।